नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में एक ऐसी कंपनी की चर्चा करेंगे जिस कंपनी के लेकर के देखा जाए तो नाम से पता चलता है कि शायद ये ट्रेड करता है, एसोसिएट्स हैं, क्या है, नहीं है, लेकिन ये कंपनी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स में डील करती है, जहाँ पे कंपनी के वेबसाइट्स पे देखा जा सकता है इस तरह की चीज, और ये कहती है ऑनलाइन डैशबोर्ड ट्रेडिशन और बाकी सारी चीजों को लेकर के। यदि हम बिजनेस ऑपरेशन की तरफ ध्यान दें तो कंपनी का कामकाज है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज और लोन इन एडवांस को लेकर। अर्थात कंपनी लोन देने वाली कंपनी और इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी, जो सिक्योरिटी में एक तरह से कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, या फिर एक गेम चेंजर की तरफ कामकाज करते हैं। जो गेम चेंजर की तरफ ही कामकाज करते हों उनकी स्टॉक मार्केट की रिएक्शंस क्या कहती है, जहां पे पिछले 1 सालों में देखा गया कि करीब 383% की उछाल आई छोटी इस स्टॉक, और नियरली लास्ट 5 सालों में करीब 3200% की ज्यादा की उछाल देखने को मिला है। ये जो डेटा है वो गूगल फाइनेंस की हेल्प से हमने देखा है। इन्हीं पन्नों के परत दर परत यदि हम पहलू पे पहुंचे और पहुंचने का प्रयास करें तो समझ में आएगी कि कंपनी का एक्चुअल में हकीकत क्या है। जहां पे निवेशक की कहते हैं लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? 4000 के आसपास के निवेशक है, और इसमें नए प्लेयर की बात किया जाए तो लगातार बढ़ती नजर आती है। मार्च से जून में डबल हो जाती है। जून के बाद देखा गया करीब करीब डबल तो नहीं हुआ, लेकिन डबल से थोड़ा सा कम रहा। करीब 3700 के आसपास के निवेशक हैं कंपनी में। ये इंटरेस्ट को दिखाता है कि मार्केट में कितने ऐसे इस स्टॉक के प्लेयर, स्टॉक में इन्वेस्टेड की बात करो। मार्केट कैप काफी छोटा सा है, 287 करोड़ के, 247 करोड़ के आसपास का। करंट प्राइस 103 का। लेकिन ये आज भी क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू 313 से काफी अंडर वैल्यू है। कहते हैं कि अंडर टू अंडर एस्टिमेट है। क्या लगता है आने वाले समय में जो हायर टू हायर 108 का आसपास है वो क्या तोड़ के आगे निकल पाएगी? तो इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे ऑब्वियसली निकल पाएगी, और आने वाले समय में स्टॉक मल्टी बैगर बन सकती है यदि इनकी ये सही सलामत रही। तो आने वाले समय में 500 तक इसको जाना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें हकीकत को समझना पड़ेगा, जो क्या 500 के लिए लायक है, या ऐसा तो नहीं कि दिखावे के चक्कर में 108 रुपए तक जाने के बाद लुढ़क के 20 रुपए पे आ सके। जहां स्टॉक की पी की चर्चा करें इंडस्ट्रियल की पी से, तो वो भी नियरली कह सकते हैं कि यहाँ से 400-300% की उछाल हो सकती है। और यदि 300% की उछाल हुई तो कितने पे जाएगी? 300 के रुपए। और इसके अकॉर्डिंग कहती है 313 के आसपास जो इंट्रिंसिक वैल्यू है। इन दोनों में यदि हम एवरेज भी करके देखें, और हमने तीसरा अमाउंट लिया था, नंबर लिया था 300 500 का, इन तीनों को यदि एवरेज भी करके देखें तो शायद कुछ कंक्लूजन निकल जाएगा। इसके पीछे कुछ कारणों को पहले समझेंगे, फिर हम कंक्लूजन की तरफ आएंगे आखिर फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं है। तो प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है, आरओई और आरओसी अच्छी खासी परसेंटेज की बात कर रही है। जहां डेट टू इक्विटी के बारे में 1%, 1 के आसपास, और करंट रेशियो की माप थोड़ा सा ज्यादा, और ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है, हाई। इसके लिए हमें रिकंसिलिएशन देखना जरूरी पड़ेगा। क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि कंपनी अपने निवेशकों को, मैनेजमेंट अपने निवेशकों को कुछ डिविडेंड भी देती है। तो करंट रेशियो का माप इतना ज्यादा क्यों कहता है? क्या ऐसा तो नहीं कि उन्होंने सेल्स तो बुक कर दिया, सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट बुक कर दिया, लेकिन प्रॉफिट के बेसिस पे पैसा नहीं आया? इन सभी पहलुओं पे बारी बारी से चर्चा करते हैं। जो कंपनी 1983 में बनी थी, विस्को स्टेट लिमिटेड, जो कि एनबीएफसी और नॉन डिपॉजिट कंपनी के तौर पे कामकाज करती रही। खास करने का काम स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग है। ठीक है। जो खुद स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग कराती हो, करती हो, उनके स्टॉक में इस तरह की बुलिश होना बहुत बड़ी बात बिल्कुल नहीं है। जहां पे निवेशक केवल 3000 के आसपास की बात कहती है, और प्रमोटर्स होल्डिंग करीब 69% के आसपास की बात कर, जो प्रमोटर होल्डिंग के अलावा, और इसकी जो मेन होल्डिंग है वो, उसका नाम है गोल्डन गोनिका क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि गोनिका ग्रुप्स के साथ कंपनी होगी।
राजीव गोयनका ग्रुप की आरपी जो ग्रुप्स है उनकी कंपनी है। तो ये ग्रुप के बेसिस पे देखा जा सकता है कि अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। यदि मैं राजीव गोयनका की बात करूं तो शायद इनके ग्रुप में और भी कंपनियां होंगी जिसमें कहती है कि इनके पास कूल कैप्स हैं, पूर्व फ्लेक्सीज जैसे कंपनी शामिल है और विस्को ट्रेड भी कंपनी इसी के लिस्ट में शामिल है। जबकि जो गोल्डन गोनिकास हैं उनके पास देखा जाए तो काफी ये क्या है, बल्क डील करने वाली कंपनी है। फिलहाल यहाँ पे केवल एक कंपनी में इनकी स्टॉक होल्डिंग पड़ी हुई है सितंबर तक के डेटा में, जिसका नाम है विस्को स्टेट। बाकी कंपनी में देखने को नजर नहीं आई है। इसके अलावा देखा जाए तो गोनका ग्रुप की कंपनीज के तौर पे हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग के अलावा यदि हम पब्लिक होल्डिंग में देखें तो पब्लिक होल्डिंग में कुछ होल्डिंग है, जैसे सुशील कुमार सिरोही जिनके पास कुछ होल्डिंग है। इसके अलावा कुछ ऋषभ मित्तल जिनके पास कुछ होल्डिंग है। वैसे ज्यादातर होल्डिंग किसी बड़े प्लेयर के पास है, जो कि शायद हो सकता है मार्केट इनकी डायरेक्टली प्रमोट करते हो या डायरेक्टली तो नहीं दिखती हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली देखने को मिल रही हो। चलिए, और यहाँ पे यदि हम उन पहलुओं पे देखें अबाउटस को लेकर के, तो क्या कहती है कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में कहती है जो विस्को ट्रेड एसोसिएट लिमिटेड है, जो कि लिस्टेड कंपनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। इसके अलावा कहती है कि इनके पास और क्या है, ब्रीफ डिटेल कहती है इन द इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट एंड द, और इसके बारे में कहती है जो राजीव गोयनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी, उनके बारे में कहती है कि इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है और ग्लोबल एक्सपीरियंस रखते हैं, कपल्स की बात करते हैं और कपल हैं। और इसके अलावा देखने को मिलती है एप्टीट्यूड इन द बिजनेस ऑफ द माइक्रो एंड माइक्रो, जो कि प्रोस्पेक्टिव बिजनेस है उसके लेकर इनका ज़्यादा अट्रैक्शन करता है। इसके अलावा इनके जो और प्रमोटर इनके सारे सारे का डिटेल मेंशन किया हुआ है। अब इन पहलुओं पे चलते हैं तो इन कंपनी की आखिर फंडामेंटल कैसा है। फंडामेंटल के समरी तो हमने देखा, इन समरी के तौर पे हमें जानना पड़ेगा रिस्क को साथ साथ जानना पड़ेगा हमें रिकंसलेशन सच एज द रिगार्ड एंड एज वेल एज मार्केट की रिटर्न बैक को लेकर के, तो ये आपस में क्या तालमेल बना पाती है या नहीं बना पाती। सबसे पहले हमारी नजर जाती है इनकी फंडामेंटल में रिजल्ट को लेकर के, जहां पे रिजल्ट में देखा गया कि सितंबर तक के रिजल्ट अपडेटेड है। गूगल फाइनेंस पे अभी तक अपडेटेड नहीं है। यहाँ पे अपडेटेड की बात किया जाए तो करीब करीब 23 करोड़ की आंकड़ा को दिखाती है, जो कि 70 करोड़ के बाद मार्केट ने गिरावट दर्ज की। अर्थात इसके हिसाब से, सेल्स के हिसाब से मार्केट को क्या होना चाहिए था, डीप होना चाहिए था। लेकिन मार्केट कहाँ चल रही है, मार्केट चल रही है रेजिस्टेंस के आसपास। अब आती हैं दूसरी कड़ी, जबकि कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मार्जिन को लेकर के देखा गया कि इतनी तगड़ी जंप हुई, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो करीब करीब 15% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था, वो करीब 71% के आसपास चला गया। और जो इंटरेस्ट की पार्ट है वो काफी 2 करोड़ के आसपास रही और सस्टेन करती, सेम रेंज में आसपास मिलती है और अदर सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल नहीं करती। इसी बेसिस पे जो नेट प्रॉफिट रहा वो बेटर टू बेटर परफॉर्मेंस की बात करती है, लेकिन पिछले पीरियड से इसमें गिरावट दर्ज करती है। यदि हम क्यू और क्यू के डेटा की बात करें, यदि वाई वाई के डेटा की बात करें तो शायद बेटर परफॉर्मेंस करती है, क्योंकि यदि सितंबर को देखें तो 8 करोड़ से चल के 11 करोड़ होना कितना, एक जंप की दिशा में दिखाता है। लास्ट ईयरली डेटा और 12 महीने के डेटा की बात करें तो इसमें गिरावट दर्ज करती है, लेकिन पिछले 2024 की मार्च तक में अच्छी खासी परफॉर्मेंस की बात करती है और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है कंपैरिजन विद द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक तगड़ी उछाल आई, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिला, उनमें उछाल देखने को मिला। अब इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्या इनका जो पोजीशंस था रिकंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को लेकर के, इसमें रिस्क क्या कहते हैं। तो देखो, रिस्क के लिए कंपनी के पास कोई रिस्क नहीं कहता है, कहता है रिस्क फ्री कंपनी है, कहता है बिल्कुल रिस्क फ्री है। कैसे को लेकर के, नंबर ऑफ डेज को लेकर। लेकिन यदि बैलेंस शीट के फिगर को देखें तो शायद ये कह सकते हैं इनके पास बोरोइंग्स 122 करोड़ के आसपास, लेकिन इनका पैसा यूटिलाइजेशन कहाँ कर रही है, यूटिलाइजेशन हो रही है मोस्टली इन्वेस्टमेंट के अंदर। कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट के अंदर। इन्वेस्टमेंट में गई और इन्वेस्टमेंट में जाने के बाद मार्केट से उनको लेना देना है उसमें कोई भी नहीं है। अर्थात यहाँ पे नेट क्लीन की बात कर रही है, कंपनी के पास कोई डेटर्स नहीं है और यहाँ पे मार्केट में कोई उधार नहीं पड़ा है, खुद का कारोबार करती है। इसको लेकर के केवल ट्रेडिंग का कामकाज करती है, उसी से उनका पैसा जनरेट करती है। ऐसा ही डेटा की बात कर, यदि सेगमेंट वाइज दे दे तो बेटर परफॉर्मेंस बेटर देखा जा सकता है।
इसमें कहाँ पे किस तरह के लूप होल्स और अच्छे पॉइंट की बात किया। तो रिकन्सिलिएशन पार्ट जो हमने यहाँ पे देखा खास करके करंट रेशियो को लेकर के, वो माप तो काफी ज्यादा रहा, लेकिन इन्वेस्टमेंट पार्ट के अलावा जो बाकी पार्ट था उसमें कंपेरिजन टू द बाकी पार्ट्स में ऐसा कोई दिक्कत देखने को नजर नहीं आई, भले ही करंट रेशियो का माप इतना ज्यादा दिखता हो। इसमें एक चीज को दिखता है और वो दर्शाता है खास करके लोन एंड लायबिलिटीज, लोन इन एडवांस को लेकर के। कोई कंपनी का काम है लोन इन एडवांस प्रोवाइड करना, तो यानी कि डेली कारोबार में आ जाती है इसमें। लेकिन यदि हम इन्हीं पहलुओं पर जरा कैश फ्लो को देखें तो कैश फ्लो बिल्कुल नहीं कहती है, कैश फ्लो में बिल्कुल ही साइलेंट बैठी है। लेकिन ईयरली ग्रोथ की तरफ चर्चा किया जाए तो कह सकते हैं कि सेल्स को लेकर के पिछले 12 महीने में तो बिल्कुल नाकाम रही है, लेकिन उससे पहले बेटर परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी बेटर परफॉर्मेंस, स्टॉक प्राइस सीजीआर में कई गुने की रफ्तार से तेजी और रिटर्न ऑन इक्विटी इनको बैकअप सपोर्ट, मतलब परफॉर्मेंस लेवल फ्रॉम द हिस्टोरिकल डेटाबेस इन द बेटअप करती है। आखिर फंडामेंटली की स्ट्रेटजी में ये तो ठीक ठाक देखने को मिलती है। इनके पीयर्स में देखें तो पीयर्स में जियो फाइनेंशियल जैसे कंपनी भी शामिल है, जो कि आजकल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और लगता है कि सारे के सारे सेक्टर में जो कि फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां हैं वहां पे अपनी दबदबा बनाने की कामयाब हो सकती है, क्योंकि बड़े कंपनी हैं। अब यहाँ पे इन कंपनियों में आज भी कंपैरिजन टू बाकी कंपनियों से इतनी कम इंटरेस्ट है लोगों का, तब भी मार्केट की रुझान इनकी फंडामेंटल के बेसिस पे बेटर कहती है, क्योंकि स्ट्रेटजी ठीक ठाक है। इन्हीं पहलुओं पे यदि गुड क्वार्टरली की बात करती है, क्वार्टरली ग्रोथ लगातार बनी है, जबकि इनमें जो कैपिटलाइजेशन रिक्वायरमेंट थी वो भी काफ़ी बेटर बेटर होती नजर आती है। एक चीज में दिक्कत आई वो रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर के जो था थोड़ा सा निगेटिव सेंटिमेंट देता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क पड़ता है इसको ईएसएम में रखा गया है, स्टेज 1 के अंदर, अर्थात सर्वेलेंस के अंदर इसको रखा गया। इसके अलावा देखा जाए कंपनी तो इनको किसी भी इंडस्ट्री के अंदर नहीं रखा गया, बीएससी के अंदर जो फिल करती है फिल कर किया जाता है। और कंपनी अपने रिजल्ट की पार्ट के अलावा जो मैनेजमेंट है वो कुछ देती लेती है कि नहीं है। तो 24 में बड़ा उन्होंने क्या किया, 1 रुपए का डिविडेंड दिया और अपने शेयर को स्प्लिट कर दिया। क्या किया? शेयर को 10 के बदले 2 में स्प्लिट कर दिया, तो मतलब एक क्या हुआ, शेयर स्प्लिट करके उन्होंने कुछ अपनी नंबर ऑफ शेयर को बढ़ाया। चलिए ये भी बढ़ा लिया। तो इनके लिए चार्ट लेवल क्या कहती है? चार्ट लेवल में लगातार ग्रोथ है और ग्रोथ के साथ साथ इसमें जो इंटरेस्ट की पार्ट है निवेशक को लेकर के वो भी लगातार बनी है, लगातार बनी है। तो इनकी कंक्लूजन क्या कहती है? उन्हीं कड़ी की तरफ चले तो शायद हम इसमें एक कड़ी इनकी सेगमेंट वाइज रिजल्ट यदि देगा होगा शायद हम उसमें से कुछ कंक्लूजन ले पाए। तो चलिए देखने की प्रयास करें क्या कहना चाहते हैं। इससे पहले थोड़ा सा इंटरनेट की शायद आ रही है सेगमेंट वाइज डिटेल की बात किया जाए तो सेगमेंट वाइज डिटेल यदि कंपनी ने फाइल किया होगा शायद हम इसको ले पाएँ, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। तो कंपनी स्टैंडअलोन डेटा के बेसिस पे कहा कि हमारे पास सेगमेंट वाइज कोई डिटेल है नहीं। क्या है? सेगमेंट वाइज कोई डिटेल है नहीं, तो इन्होंने ऐसा कुछ डाटा नहीं दिया कि हमारे पास सेगमेंट में क्या हम लोन से ज़्यादा कमा रहे हैं या फिर हम अपने उससे कमा रहे हैं, शेयर को बेच बेच के कमा रहे हैं। ऐसा कुछ इन्होंने डेटा की बात नहीं किया है। लेकिन उन्होंने जब अपडेट दिया था तो उस अपडेट में देखने को क्या मिला, इनकी पीपीटी में देखने को मिल रहा है जो कंपनी अपनी कहती है कि हमारे पास रेमुनेशन, ये 30 सितंबर तक की बात उन्होंने कहा कि हमारे पास रेमुनेशन की बात उन्होंने 8 लाख में है या करोड़ों में, इनकी डेटा की बात नहीं कर रही है। इनकी सब्सिडरी की बात करती है कि इनके पास काफ़ी सारे सब्सिडरी हैं, रिलेटेड टू सब्सिडरी की बात करती है। इसके अलावा कहती है कि प्रमोटर्स इसके पास ये हैं जो कि प्रमोटर्स कंपनी है, की मैनेजमेंट पर्सन में इनका ये कहती हैं कि जो प्रमोटर्स भी हैं। और इसके अलावा कि देखा जाए तो कंपनी में कुछ अनसिक्योर लोन पेबल की बात कहा कि जो कि किनके पास है, इनके प्रमोटर के पास ही है। प्रमोटर से उन्होंने लोन वगैरह ले रखा है, बस इतना इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया, बाकी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की बात को लेकर के नहीं दिया। जबकि इसमें कुछ और पार्ट को देखा जाए तो शायद कह सकते हैं कि क्या इनकी रिजल्ट को लेकर कुछ अपडेट दिया था, उसमें कुछ यदि इन्होंने पीपीटी शामिल किया होगा तो शायद हम उसको अच्छे से देख पाएँ। तो उन्होंने
जो पीपीटी भेजा उन्होंने, जो रिजल्ट के पार्ट में भेजा, तो उसमें कोई ऐसा कैलकुलेशन डेटा नहीं भेजा। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए निवेशकों को या ट्रेडर्स को इसमें कैलकुलेटर लेके खुद ही बैठना पड़ेगा कि आखिर कितना परसेंट का इसमें उछाल होती है, कितनी परसेंट की। और ये कलकत्ता बेस्ड शायद कंपनी रही है जो यहाँ पे देखने को मिल रही है, शायद इनका ऑडिटर भी कलकत्ता बेस्ड है। और इसके अलावा देखा जाए तो कोई भी ऐसा अपडेट इन्होंने परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन की बात बिल्कुल नहीं किया है, और जो डेटा था हमने वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब समझने की प्रयास करते हैं इनकी कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन क्या कहती है? कंक्लूजन कहती है जो इनकी फंडामेंटली ठीक ठाक है, बाकी सारे एस्पेक्ट में ट्रेंडिंग वेक्स को सब ध्यान रखना चाहिए यदि मौका मिलता है तो। और गोल्डन रूल क्या कहता है उस पर यदि हम फोकस करें तो शायद हम गोल्डन रूल के लिए 1 महीने के चार्ट को लेते हैं, और कई सारे सवाल होते हैं कि यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे लिया, या हमने यहाँ पे लिया तो हमारे लिए क्या मुश्किल बन गई, क्या कुछ फायदे बनी। दोस्तों, मार्केट में यहाँ भी सोचने वाली बात है, यहाँ भी जब कोई बेच रहा है तो कोई ना कोई खरीद रहा है, यहाँ भी जब कोई बेच रहा है तो कोई ना कोई खरीदने के लिए बैठा है। ऐसा है नहीं कि सब के सब हाथ पे हाथ धर के सिस्टम के सामने बैठे हैं कि हम एक बॉटम पे आके खरीदेंगे। ट्रेडिंग हो रही है, इसका मतलब भाव को कहते हैं हम लोग भगवान है, भाव ही सब कुछ है। और जब भी लिया उसको हम मानते हैं न्यूट्रल है। न्यूट्रल मान करके, स्टॉक मार्केट है तो रिस्क को देखना पड़ेगा, तो रिस्क नीचे के लिए हम रिस्क देखते हैं। रिस्क को हमेशा क्या करना चाहिए? मिनिमाइज करते रहना चाहिए। ऊपर जाती है, एक्सपेक्टेशन को आसपास प्रॉफिट होती है तो उसको बुक करते रहना चाहिए। और इसके लिए एक खुद की प्रिंसिपल्स पे काम करना पड़ेगा, एक फाइनेंशियल डिसीजंस लेना पड़ेगा, तभी आप रिस्क परसेंटेज को या टर्म की अकॉर्डिंगली ग्रोथ को या रिस्क परसेंटेज को कवर कर सकते हैं। और इन सब के बीच में यदि मार्केट आती है तो इनमें आप पैसे भी निकाल सकते हैं, साथ में आप प्रॉफिट भी लेके जा सकते हैं। ये सब डेटा की बात करते हैं, एक गोल्डन रूल की बात। तो हमारे साइड से किसी भी स्टॉक को लेकर के कोई भी ट्रेडिंग एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको वीडियो तो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्पेशल एक व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे हमने इसको स्टडी किया था। हमेशा गोल्डन रूल को याद रखना, अपनी प्रिंसिपल बना के रखना फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर के, तभी मार्केट में आप सस्टेन कर पाएंगे। अदरवाइज आपकी प्रिंसिपल्स नहीं है तो इस मार्केट में सस्टेन करना मुश्किल ही नहीं, काफी मुश्किल से भी मुश्किल काम होते हैं। केवल दिखती है जो मार्केट में एक साल में 383% बढ़ गई, कौन कमा रहे हैं 383%? जिन्होंने रिस्क लेके बैठे हैं 40% 50% रिस्क लेकर, उनके लिए तो रिस्क नहीं, रिस्क को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करते रहते हैं, प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, अच्छे टाइम पे लेते हैं, अच्छे टाइम पे बीतते हैं। यही डेटा की बात होती है। मिलते हैं तब तक के लिए नई लर्निंग के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।